हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान द्वारा चलाया जाता है, उसके अंदर थर्ड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसको कोड जो BTR ने वो दे रखा है वो 305 दे रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सब्जेक्ट जो है थर्ड ईयर के अंदर चलता है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है, और ये क्यों पढ़ाई जाती है सिविल इंजीनियरिंग को, इसके बारे के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है हम इस सब्जेक्ट के अंदर मेन मकसद क्या है एक सिविल इंजीनियर को, इसके बारे में क्यों जानकारी होना आवश्यक है, इस बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो है आपके जो है इसके अंदर पहले जो हम इसकी स्कीम के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो है आपने वीकली 2 तो लेक्चर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं है। साथ ही हमें इसके अंदर वीकली के अंदर जो है आपके 2 पीरियड जो है आपके प्रैक्टिकल के आएंगे। ठीक है, तो ये अपने इसके वीकली इसका प्रोग्राम का हो गया। इसके साथ साथ के अंदर जो है अब हम जो पहले जो है जो सिलेबस BTR द्वारा स्पेसिफाइड है उसके बारे के अंदर हम डिटेल में करेंगे, और इसके पश्चात हम जो है यूनिट बाय यूनिट हम जो है उसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो पहले जो 3 लेक्चर है, ठीक है, उसको हम इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या। जैसे वाटर सप्लाई है तो है क्या, सैनिटरी इंजीनियरिंग है वो तो है क्या, ये पढ़ाई क्यों जाती है। आप जैसा कि जानते हैं कि अर्थ पे जो है वाटर जो है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर है जो कि पीने योग्य है या जिसको हम काम में ले सकते हैं। बाकी जो 99% जो पानी है वो समुद्र के अंदर है, या कि जो है कि वो पोर्टेबल नहीं है या यूज़फुल नहीं है। इसलिए वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, विदाउट वाटर जो है हम बहुत, आप जानते हैं कि हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वाटर की कमी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका सदुपयोग करना है अपन को। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियरिंग, जब भी आपकी जॉब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्ट के अंदर लगती है या वाटर वर्क्स के अंदर लगती है, तो आपका बेसिक काम जो होता है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि जो आम पब्लिक है उसको एजुकेट करना। ठीक है, किस मामले के अंदर, उसके हेल्थ के बारे में। ठीक है, और हेल्थ की अधिकतर समस्या किससे होती है, एक तो अगर आपने जो पानी जो है वो आपने शुद्ध नहीं पिया या प्योर नहीं पिया, इसके साथ साथ में जो आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो ये जो चीज़ हैं इसके अंदर हेल्थ को ये 2 चीज़ें इफ़ेक्ट करती है कि पानी अगर शुद्ध होगा और आप साफ़ सफाई का ध्यान रहेंगे तो आपका जो हेल्थ है वो एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो एक तो एजुकेट करना, साथ साथ के अंदर जो है एज ए डिप्लोमा होल्डर जो कि सिविल इंजीनियरिंग का वाटर वर्क्स के रूप में वाटर वर्क्स के अंदर काम करता है, उसका काम ये होता है कि जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, चाहे वो वाटर सप्लाई की स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के पर्पज़ हो, उसको प्रॉपर रूप से प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना और साथ साथ के अंदर कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, जिससे कि वो इफ़िशिएंटली और प्रॉपर रूप से वो वर्क करे। ठीक है, और सेकंड कार्य जो है वो उसको मैंने बताया आपको कि जो है उसका जो वेस्ट है, ठीक है, उस वेस्ट को, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, इसको प्रॉपर रूप से कलेक्ट करके उसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज करना। ठीक है, तो ये है सिविल इंजीनियरिंग का सेकंड कार्य। ठीक है, तो इस जो है सब्जेक्ट को हम इसे इसलिए पढ़ेंगे ताकि जो है कि जो पब्लिक हेल्थ वर्क से रिलेटेड जो भी है उसको वह क्या है कि इफ़िशिएंटली कंस्ट्रक्ट कर दे और इसको इफ़िशिएंटली मेंटेन करे। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन उद्देश्य है वाटर सप्लाई और आपको जो है इस सब्जेक्ट के बारे के अंदर, ठीक है, आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको उसके अंदर देखना है। जैसे आपको अगर आप इंग्लिश में मार्केट से बुक खरीदना चाहे जो कि BTR द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, जो मेंशन है उसके अंदर वो है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो है SK गर्ग साहब की है, वो आप खरीद सकते हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जो है रंगवाला सर की खरीद सकते हैं। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग BC पूर्णिमा सर की खरीद सकते हैं।
वाटर सैनिटरी इंजीनियरिंग एस के गर्ग साहब की कर सकते हैं, सैनिटरी इंजीनियरिंग रंगवाला सर की खरीद सकते हैं, सैनिटरी इंजीनियरिंग आप बीसी पूर्णिमा सर की खरीद सकते हैं, और वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जीएस विर्दी एंड जेएस विर्दी की खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर कुछ एक हैं जैसे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो आप चाहे तो पीएचई की या वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग की जो है गुरुचरण सिंह जी की आती हैं बुक्स, वो आप हिंदी में खरीद सकते हैं। साथ ही आपके साथ में एक गुप्ता सर की किताब है, ठीक है, हिंदी के अंदर, आप वो भी मार्केट में अवेलेबल है, लोकल मार्केट में आप वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर जो है वाटर सप्लाई से रिलेटेड है अपन क्या पढ़ने, इस जो सब्जेक्ट है सी 305 में क्या क्या पढ़ेंगे हम, मैं आपको ब्रॉड लाइन आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अपना कंटेंट के अंदर है, जो सिलेबस के अंदर फर्स्ट इसके जो चीज़ यूनिट के अंदर है वो ये है कि वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले चैप्टर के अंदर जो है या पहली यूनिट के अंदर हम जो है क्या पढ़ेंगे कि वाटर पब्लिक को कितनी डिमांड पर कैपिटा कितनी डिमांड होती है डोमेस्टिक और अदर यूज़ के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, पर कैपिटा का मतलब एक आदमी को जो है कितनी पानी की आवश्यकता होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और अदर यूज़ इसका मतलब हो गया अदर यूज। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि जैसे इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए भी हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की क्या होती है, कहीं में ज़्यादा होती है, कहीं पे कम पानी का यूज़ होता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस यूनिट के अंदर, पर कैपिटा के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको वाटर डिमांड है, जैसे डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्री हो गया, सिविस हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, इनकी लोग जैसे कॉलेज वगैरह हो गया, इनके लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्वांटिटी की या डिमांड इनकी होती है। तो इनमें कितनी होती है, कितनी क्वांटिटी होती है, जैसे वाटर डिमांड जनरली है वो डोमेस्टिक होती है, वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। ठीक है, इसी तरह से अदर पर्स के जैसे फायर डिमांड वगैरह है, तो इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी डिमांड होती है, डोमेस्टिक कौन सी होती है और साथ साथ में अदर कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कि हम जो है फ्यूचर के लिए जब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जब डिज़ाइन पीरियड का मतलब होता है कि वर्तमान पॉपुलेशन को ना ध्यान में रखते हैं, फ्यूचर पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं ध्यान में रखते हैं। जैसे 20 साल 30 साल के हिसाब से हम उसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी यूनिट को जो है चाहे ट्रीटमेंट हो, वाटर का ट्रीटमेंट हो या वेस्ट का ट्रीटमेंट हो, तो हम आने वाले 20-25 साल तक के लिए डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि क्या वो ऑब्सोलेट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे 20 साल बाद में उसकी पॉपुलेशन है उस सिटी की है कितनी होगी, उसको हम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, और उसके आधार पर हम वो क्या करते हैं उसको डिज़ाइन कर। जैसे वर्तमान में अभी आपने प्रेजेंट के लिए डिज़ाइन कर लिए पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, मान लीजिए अजमेर की पॉपुलेशन है 1 लाख है, ठीक है, आपने अभी के लिए कर ली और 20 साल बाद में उसकी मान लीजिए 3 लाख होगी, तो जो आपने डिज़ाइन किया है, ठीक है, जो भी यूनिट डिज़ाइन किया है वो क्या हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी, या उनकी जो इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 20 साल बाद के अंदर हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने अभी का के लिए कर लिया, तो इसके लिए क्या होगा आपकी वो डेफिनेटली है कि आपका जो खर्चा है वो कम होगा, लेकिन आप 20 साल बाद में वापस उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस क्या करना पड़ेगा, रिगेन करेगा। इसलिए हमें क्या करना है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ताकि जो यूनिट आप डिज़ाइन कर रहे हो वो सफिशिएंट टाइम के लिए और मिनिमम कॉस्ट के अंदर वो क्या मेंटेन रनिंग के अंदर। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, 8-9 मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिकल है, इंक्रीमेंट इंटरनल मेथड है, ठीक है, मास्टर प्लान मेथड है, ठीक है, इसके साथ साथ में जैसे जोनिंग मेथड है, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, लॉजिस्टिक मेथड वगैरह, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, कंपैरिजन मेथड है, ये 8-9 तरह के मेथड है डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ में हम जो है जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर ली, फिर हम फायर डिमांड के बारे में करें। फायर डिमांड का मतलब क्या होता है कि इन केस अगर सिटी पे आग लग जाती है, ठीक है, कहीं पे भी फायर ब्रेक हो जाता है, तो हमारे के अंदर हम ऐसी क्वांटिटी
अंदर उसके अंदर वाटर सप्लाई के अंदर मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा इनकरप्ट करेंगे वाटर की क्वांटिटी कि जैसे मान लो आग लग जाती है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए जिससे कि वो आग हम बुझा सकें। ठीक है, तो हम फायर डिमांड क्या करेंगे कि कौन सी, जैसे स्मॉल सिटी है तो उसके लिए कितनी फायर डिमांड की आवश्यकता होगी, आग लगने पे कितनी पानी की आवश्यकता होगी, इसी तरह से बड़ी सिटी है तो उसके लिए कितनी होगी। इसके बाद में हम डिज़ाइन पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे डिज़ाइन पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया, डिज़ाइन पीरियड का होता है कि जो भी आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी वाटर सप्लाई है या आप वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है या डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट डिज़ाइन होते हैं वो ऑब्सोलेट नहीं होने चाहिए और सफिशिएंट टाइम के अंदर वो रनिंग और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है मिनिमम खर्च के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको जनरली डिज़ाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे आपने आज के लिए कर दिया तो क्या होगा, आज के लिए डिज़ाइन कर दिया तो कॉस्ट तो कम होगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि 5 साल बाद के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऑब्सोलेट हो जाएगा या उसकी कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम 20 या 30 साल तक जो हम डिज़ाइन करते हैं जिससे कि क्या हो कि इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, साथ साथ के अंदर जो है वो रन भी है प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम डिज़ाइन पीरियड। कई बार क्या होता है डिज़ाइन पीरियड उसकी कंपोनेंट की जो एज होती है, जैसे मान लो है जंग कब कितनी लग रही है, उसमें कितने साल में रहेगी, जैसे अभी तो ठीक है लेकिन आपने 50 साल के डिज़ाइन कर दिया तो 50 साल में डेफिनेटली वो डिटोरेट होगा ही होगा। इसलिए क्या करते हैं जनरली लोहे की एज मान के चलते हैं हम 30 साल, ठीक है, तो 30 साल की हम डिज़ाइन करेंगे तो अपना ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि डिज़ाइन पीरियड को हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में डिमांड एज पर BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी डिमांड होनी चाहिए डिफरेंट की, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक के लिए कितनी, इंस्टीट्यूट के लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए कितनी है, सिविक्स के लिए कितनी, ये डिफरेंट फायर डिमांड है, ये BIS के हिसाब से कितनी होनी चाहिए इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ में हम सोर्स के बारे में करेंगे कि सोर्स कितने तरह के होते हैं, जैसे सरफेस सोर्स हो गया, ठीक है, और सब सरफेस हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में। सरफेस सोर्स के अंदर हम जनरली क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जैसे रिवर है, ठीक है, ये सरफेस सोर्स के अंदर, पॉन्ड है, ठीक है, लेक है, ये सब किस में आते हैं, सरफेस सोर्स के अंदर। पानी बारिश का पानी है जो सरफेस पे तैरता रहता है उसको सरफेस सोर्स बोलते हैं। और अंडरग्राउंड है, आप जानते हैं ट्यूबवेल वगैरह है जो है, इन सब अंडरग्राउंड के अंदर आते हैं। इसके साथ में स्प्रिंग है, ठीक है, झरने हैं, ठीक है, ये सब जो स्प्रिंग वगैरह जो है, इन्फ्लेशन गैलरी वगैरह है, ये सरफेस के अंदर। तो हम डिफरेंट टाइप्स के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ के अंदर सोर्सेज से जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स की जो सोर्सेज अपन ने पढ़े हैं उसकी जो क्वालिटी होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सरफेस वाटर जो होता है उसकी कितनी क्वालिटी होती है और सब सरफेस वाटर की कौन सी क्वालिटी होती है। ठीक है, इसके बाद में यूनिट सेकंड के अंदर जो है हम क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जो अपने फर्स्ट के अंदर यूनिट के अंदर पढ़ाता है डिफरेंट टाइप्स को सोर्स के अंदर, उसकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और फिर इसके बाद में उसको लेके डिफरेंट सोर्स के और उसकी जो क्वालिटी है उसको एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं, एक तो सैम्पलिंग होती है, आपको प्रॉपर रूप से क्या करना है, इसकी सैम्पलिंग करनी है। जो भी सरफेस वाटर है या सब सरफेस वाटर है उसको आपको प्रॉपर रूप से कलेक्ट करना सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर और लेबोरेटरी के अंदर ले जाना है। ठीक है, लेबोरेटरी में ले जाने के बाद में हम क्या करेंगे, उनके 3 तरह के टेस्ट करेंगे, फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजी। फिजिकल के अंदर तो आप जानते हैं जैसे आप की जो है फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, जैसे कलर है, ठीक है, pH वगैरह कलर है, ठीक है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, है ना, उसके बारे में देखने में कैसा है, गंदलापन है या नहीं है, तो इसके बारे में ये फिजिकल, इसके अंदर टेम्परेचर कितना, ये सब किस में आता है, फिजिकल। केमिकल के अंदर pH कितनी है उसकी, एल्कलिनिटी कितनी है, नाइट्रेट कितने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम इसका एग्जामिनेशन। और बैक्टीरियोलॉजी आप जानते हैं कि कितना बैक्टीरियल क्वांटिटी है, उसके बारे में हम मतलब उसकी टेस्ट करते हैं। ठीक है, इन तीनों टेस्ट करने के बाद में हम इसको अपने पास में BIS द्वारा स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब होता है कि वो पानी जो है अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रेस्क्राइब है उस लिमिट के अंदर आते या नहीं आती हैं। अगर उनकी क्वांटिटी जो है, ठीक है, उससे कम आते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पीने योग्य पानी है। अगर उसमें कोई एक्सेस क्वांटिटी के अंदर कोई भी पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल उसकी pH ज़्यादा है, उसमें नाइट्रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब हो गया है कि अगर आपने जो पैरामीटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रेस्क्राइब कर रखे हैं वो इससे क्या हो गए, अगर कम होंगे
तब तो वो पीने योग्य है। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, हमको रिमूव करने पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिजॉल्व। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी आप जानते हैं कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी का सिंपल का मतलब हम कह सकते हैं कि जो तैरती रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। जैसे छलनी होती है, ठीक है, छलनी के अंदर जब छानते हैं और जो ऊपर से बच जाता है वो इम्प्योरिटी क्या होती है, सस्पेंड। कोलाइडी होती है, वो क्या होती है, कोलाइडी वो उसके अंदर तैरती रहती है, उस पानी के अंदर होती है, आप छानते हो तो वो निकलती नहीं है। ये आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, कोडाइल होती है, जैसे क्ले वगैरह होती है, जो पानी के अंदर छानने से नहीं निकलते हैं, ठीक है। और डिज़ोल्व होती है, वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिज़ोल्व होती है, वो भी जो है जनरली छानने से नहीं निकलते। 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर के अंदर, सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिज़ोल्व इम्प्योरिटी। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो BIS के द्वारा जो है आपके परमिसिबल स्टैंडर्ड दे रखे होंगे, बहुत सारे हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन की क्वांटिटी जो है आपके 1 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे, ठीक है। इसी तरह से आपके फ्लोराइड की है, आपके 1.5 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपकी TDS जो है टोटल 500 ppm से आपके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। pH की वैल्यू जो है 7 से आपके 8.5 या 7 से 8 के बीच में होनी चाहिए। नाइट्रेट 45 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है आपके इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि कितनी होनी चाहिए, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताएं। इसके अंदर बैक्टीरिया जैसे 0 होना चाहिए, ये परमिसिबल स्टैंडर्ड होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिस्क्राइब होती है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो है लिमिट जो है मैंने इसको बताया आपको कि लिमिट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। जैसे फ्लोराइड की है फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगी आपके कि जो आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ जो है वो हो जाते हैं। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल हड्डी है जो है, फ्लोराइड ज़्यादा होगी तो आपकी वो टेडी वगैरह हो जाएगी, मोल्टन उसके होना शुरू हो जाएगी, दांत है वो मोल्टन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जितनी भी जो है ये इम्प्योरिटीज़ है वो नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार हम जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में डिफरेंट स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद के अंदर हम जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, उसके बारे में पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जो है हार्मफुल जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए सिंपल सी चीज़ है कि हम पहले तो फ्लो डायग्राम उसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट का करेंगे कि कैसे होता है। जैसे फ्लो डायग्राम में हम सिंपल सी उसके अंदर करें तो सबसे पहले क्या होता है आपके इनटेक होते हैं, ठीक है, जहाँ से भी आपने ले रहे हो, जैसे सरफेस ले रहे हो या सब सरफेस लो, तो इनटेक हो गया। इनटेक से फिर इसके बाद के अंदर आपका ग्रिड चैम्बर हो गया, ठीक है। ग्रिड चैम्बर के बाद में आपके स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद के अंदर आपके सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। सेडिमेंटेशन के बाद के अंदर आपके फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के बाद के अंदर फिर आपके सेडिमेंटेशन हो गया, फिर इसके बाद के अंदर आप सेडिमेंटेशन के साथ में कोगुलेशन फ्लोकुलेशन यूनिट हो गया, फिर इसके बाद में फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद के अंदर आपके फिर आपके जो है सेडिमेंटेशन हो गया, और लास्ट के अंदर जो आपको जब फिल्ट्रेशन के अंदर प्रॉपर रूप से क्या होता है आपके साफ़ हो जाता है पानी, तो फिर उसके अंदर सप्लाई करने के लिए आप उसको क्लोरिनेशन करोगे। क्लोरिनेशन का मतलब है क्लोरीन की मात्रा उसमें उचित रूप से मिलाना जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह उसमें समाप्त हो जाए। और फिर इसके अंदर क्लोरिनेशन के अंदर हम कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं वो चीज़ करेंगे, और लास्ट के अंदर जो है डीसैलिनेशन और डीफ्लोरेशन। तो ये आपके जो है, तो फ्लो डायग्राम में मैंने आपको बताया कि आप शुरू होता है इनटेक से लेके लास्ट के अंदर जो है आपके क्लोरिनेशन तक। इसके बारे में जितने डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इनकी फंक्शन कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन डिटेल कैसी होती है और वर्किंग कैसी होती है। जैसे एरिएशन होता है, एरिएशन के अंदर होता है कि पानी को जो है हम एयर के संपर्क में लाना, उसको बोलते हैं एरिएशन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है एरिएशन से ये होता है कि इसमें ऑर्डर वगैरह जो होती है, ठीक है, वो आयरन वगैरह वो निकल जाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ठीक है। इसके बाद के अंदर हम जो फीडिंग और मिक्सिंग डिवाइस जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे वेट होते हैं और ड्राई होती है। तो केमिकल्स को हम वाटर के अंदर 2 तरीके से डाल सकते हैं, ड्राई और वेट के। इसी तरह से हम सेडिमेंटेशन के करेंगे। सेडिमेंटेशन को अगर हम सिंपल भाषा में बोले आपको तो सेडिमेंटेशन को होता है पानी को किसी चौकोर या सर्कुलर के अंदर जो है क्या करना, निश्चित समय तक क्या होना, स्थिर रखना, जिससे कि क्या इम्प्योरिटी वो नीचे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन के साथ साथ के अंदर अगर सेडिमेंटेशन के अंदर हम जो है
कोगुलेंट जैसे एलम वगैरह डालते हैं, तो जिससे क्या होता है जो कोलाइडल इम्प्योरिटी होती है वो आपस में क्या होती है, छोटे छोटे जो कोलाइडल इम्प्योरिटी होती है उसको क्या करती है, इकट्ठी कर लेती है, ठीक है, और वो फिर हेवी हो जाती है और वो नीचे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं हम कोगुलेशन, ठीक है। और फ्लोकुलेशन का मतलब धीरे धीरे हिलाना, ठीक है, हिला के वो नीचे बैठ जाती है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। फिर फिल्ट्रेशन है, डिफरेंट है। फ़िल्टर का मतलब होता है कि कोई भी फ़िल्टर मीडिया होता है, ठीक है, जिस जनरली होता है आपके सैंड वगैरह का होता है, जिससे कि पानी को हम उससे पास कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सैंड वगैरह फ़िल्टर मीडिया होता है उसमें पानी क्या होता है, ऊपर ग्रेविटी द्वारा नीचे से ऊपर से नीचे तरफ जाता है, जिससे कि वो इम्प्योरिटी वो फ़िल्टर मीडिया के अंदर कलेक्ट हो जाती है और साफ़ पानी वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फ़िल्टर करते हैं, तो इसमें 2-3 तरह के होते हैं, स्लो सैंड फ़िल्टर, रैपिड और प्रेशर। स्लो के अंदर आपके फ़िल्टर जो पानी होता है वो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, रैपिड में थोड़ी इम्प्योर होती है, और प्रेशर के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फ़िल्टर होकर आती है, लेकिन ये जनरली जो है स्विमिंग पूल वगैरह के लिए यूज़ में काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में हम क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लोरीनेशन क्या होता है, सिंपल अगर हम कहें तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि क्लोरीन की मात्रा पानी में मिलाते हैं जिससे बैक्टीरिया वगैरह वो जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल के बारे में बातचीत करेंगे, हम स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डीसैलिनेशन और डीफ्लोराइड। डीसैलिनेशन का मतलब होता है कि पानी से जो खारेपन को निकालना, ठीक है, और डीफ्लोरेशन का मतलब होता है कि फ्लोराइड एक्सेस क्वांटिटी है 1.5 ppm से ज़्यादा जो है उसको निकालना, ठीक है, वो कहलाती है आपके डीफ्लोरेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी। चौथा है आपके डिफरेंट टाइप्स के रेगुलेटरी वाल्व है, ठीक है। तो जब भी हम पानी जो है ट्रीटमेंट से लेकर कंज्यूमर तक जब हम सप्लाई करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के एफिशिएंट फंक्शन के लिए वाल्व लगाते हैं। जैसे स्लूइस वाल्व होता है, गेट वाल्व होता है, ठीक है, उसको हम सिंपल आप कह सकते हो कि जो है पानी को रोकने खोलने के लिए या बंद करने के लिए हम स्लूइस वाल्व या गेट वाल्व लगाते हैं। रिफ्लेक्स वाल्व का मतलब होता है कि ऐसा वाल्व जो कि पानी को एक ही दिशा में जाने देता है। एयर रिलीज़ का वाल्व का मतलब होता है एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जो अगर एयर रिलीज वहाँ पे इकट्ठी होगी तो उसको रिलीज़ करना। स्कोर वाल्व, ठीक है, और सेफ्टी वाल्व। स्कोर वाल्व होता है वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए गंदगी वहाँ इकट्ठी होगी, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए स्कोर वाल्व वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सेफ्टी वाल्व जो होता है, ठीक है, और इसको प्रेशर, ये दोनों सेम ही होते हैं, सेफ्टी और प्रेशर रिलीव। एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर अगर वहाँ पाइपलाइन के अंदर जो अगर प्रेशर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे हम सेफ्टी या प्रेशर वाल्व प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में हम फायर हाइड्रेंट करेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि फायर डिमांड क्या होती है, ठीक है। फायर डिमांड को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फायर हाइड्रेंट लगाते हैं। एक तो सब सरफेस होता है, एक सरफेस फायर हाइड्रेंट होता है, जिससे इनका मकसद एक ही होता है कि भाई जो पानी है आप आसानी से उसको कलेक्ट कर सकते हो उससे, और जहाँ भी आग लगती है आप तुरंत उसको बुझा सकते हो। तो इससे डिफरेंट टाइप्स के रेगुलेटरी वाल्व है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ के अंदर जो है पीएचई के अंदर जो वाटर सप्लाई के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करेंगे कि सिस्टम, जैसे पानी की जो सप्लाई है, ठीक है, वो कितने तरह होती है। जैसे सिस्टम के इंटरमीडिएट घंटे, एक तो हम 24 घंटे सप्लाई करते हैं और एक आपके 1 घंटे या 2 घंटे के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए अगर एक दिन में करते हैं अपन तो इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और इसको अगर आप 24 घंटे पानी आ रहा है तो इसको कंटिन्यूस करते हैं। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सर्विस रिजर्वायर है, इसके बारे के अंदर पढ़ेंगे कि सर्विस रिजर्वायर ओवरहेड होता है, एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड पे होता है, और एक आपके अंडरग्राउंड होता है। इन 3 तरह के सर्विस रिजर्वायर होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि पानी को जो है इकट्ठा करके और फिर इसके बाद में आपको सप्लाई करनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लांट से पानी जो है कहाँ आता है, सर्विस रिजर्वायर में आता है। इससे रिजर्वायर के फिर इसके बाद में आपको पानी को सप्लाई करना है। इसके बाद में जैसे आपके वाटर सप्लाई है वो मीटर है और अनमीटर्ड भी होती है। घरों में जनरली होता है कि भाई मीटर, यानी कि आपने मीटर लगा दिया, तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होता है, और अनमीटर्ड होते हैं उसके एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और इसके बाद में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके डिफरेंट टाइप्स के लेआउट है। जैसे आपने कोई भी सिटी है, ठीक है, तो इसमें पाइपलाइन को जो जाल होता है, ठीक है, उसका जिस प्रकार दिक् विन्यास होता है या लेआउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ लेआउट बोलते हैं। जैसे डेड एंड के अंदर ग्रिड एंड रेडियल होता है, ठीक है। ये 3-4 तरह के होते हैं। एक रेडियल हो गया,
ठीक है। एक ग्रिड हो गया। डेड एंड के अंदर क्या होता है कि आपके जो पाइप जो है हेपाजपट रूप से सिटी में बिछे हुए होते हैं, ठीक है, तो उसको डेड एंड बोलते हैं। डिफरेंट बहुत सारे डेड एंड होते हैं। ग्रिड एंड के अंदर क्या होते हैं, पाइप जो है एक ग्रिड सिस्टम के जैसे होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक होता है रेडियल। रेडियल के अंदर क्या होता है कि आपके जो पानी एक सेंटर में होता है और फिर डिफरेंट की जो पाइप के द्वारा सिटी के अंदर सप्लाई करते थे। और एक होता है आपके सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर के अंदर पाइप जो बिछाए जाते हैं वो सिटी के चारों ओर बिछाए जाते हैं और फिर अंदर की साइड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सब पाइप या सब मेन बिछाए जाते हैं जिससे कि आपको पानी की सप्लाई। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लेआउट है अकॉर्डिंग टू सिटी। एक जो सिविल इंजीनियर आपको डिसाइड करने है कि कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज पढ़ेंगे हम कि एडवांटेज क्या कौन से होते हैं, कि डेड एंड सिस्टम के क्या होते हैं, और इसके ग्रिड एंड सिस्टम जैसे ग्रिड सिस्टम वगैरह है वो जनरली चंडीगढ़ वगैरह में यूज़ होता है। जैसे डेड एंड सिस्टम है वो अपने अजमेर के अंदर है। रेडियल सिस्टम है, ठीक है। रेडियल सिस्टम आप जनरली आप इसको कह सकते हो कि जैसे कनॉट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे उस टाइप के अंदर स्ट्रक्चर बनी हो कि सर रिंग के अंदर वो जो है एक सेंटर आपको स्पेस मिल गया, आपने वहाँ एलिवेटेड आपने टावर जो है एसआर खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद में सब मेन पाइप के द्वारा आप जो कॉलोनी है, ठीक है, उसको सप्लाई करना, तो वहाँ रेडियल सिस्टम होता। इनके हम क्या करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और इसके बाद में लास्ट जो है वो ये हैं कि वाटर सप्लाई के अंदर जो है हम रूरल वाटर सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। रूरल वाटर सप्लाई क्या होती है कि गाँव के अंदर क्या होता है, हम ट्रीटमेंट तो दे नहीं सकते, ठीक है। गांव में क्या करते हैं अपन कि वही जो है कि पानी का जो है या तो उसका सोर्सेज क्या होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, वेल होते हैं, या नियर बाई अगर पॉन्ड हो, ठीक है, या आपके लेक हो तो उनसे क्या होता है। अब क्या होता है उसमें जनरली जो होता है कि उन पानी को क्या हम ट्रीटमेंट वैसे दे नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होता है जनरली जो है हम छोटे मोटे जैसे आपके एक तो क्या होता है कि उसको बड़े से बड़े टैंक के अंदर क्या करते हैं हम उसका सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, उससे पानी क्या नीचे बैठ जाए, ठीक है। इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं जैसे आपके पोटेशियम आपके परमैंगनेट है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है, वो हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये सब इनके तरीके हैं। जैसे कुएं के अंदर जो है आपको उसको कैसे डिस्इंफेक्ट करना है, सोर्सेज के अंदर मैंने बताया पॉन्ड है, लेक है वगैरह, ये सब जो है इसका सोर्सेज वगैरह है। आपके ट्रीटमेंट का मैंने बताया आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। कई बार क्या होता है कि एक तो चीज़ क्या होती है कि जहाँ वेस्ट होता है, ठीक है, वो आपके स्पेस से जो है आपके एक तो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। आपके टॉयलेट वगैरह होता है या जहाँ जानवर वगैरह होते हैं वहाँ से पीने का जो सोर्स होता है उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए गाँव के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या करते हैं कि जब आपके पोटेशियम परमैंगनेट मान लो कुएं में डाल रहे हो तो आपको क्या करना कि उसमें जब डाला आपने तो 3 दिन उस पानी को नहीं पीना, ठीक है। आप पानी को पियोगे तो क्या होगा कि जो है उसमें खारापन सा आएगा, तो 3 दिन बाद में क्या तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन केस अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वो मर जाते हैं और वो जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। तो 3 दिन बाद में अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा अगर पानी को साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो उसको 3 दिन तक उस कुएं को पानी देना है। इसके साथ साथ में आपको छान के पीना है, ठीक है, कोई भी गंदगी वगैरह नहीं आए, ठीक है। आप उनको बचाना, बाड़ वगैरह लगा सकते हो। इसके साथ साथ के अंदर जैसे फ्लोराइड वगैरह अगर उसमें एक्सेस हो तो नालगोंडा टेक्निक जिसको बोलते हैं, आप उसके द्वारा गांव में आज भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे किट होते हैं आपके गांव रूरल के अंदर, वो आप किट गवर्नमेंट आपको सप्लाई कर रही है, तो आप इस किटों का भी स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप इसके साथ साथ के अंदर वाटर के अंदर और हम इसको और क्या डिटेल से स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, रूरल के बारे में, वो हम इसके अंदर करेंगे। एस्पेक्ट और ये जो ट्रीटमेंट वाले के हैं इनका आप ज़रूर ध्यान रखिए ट्रीटमेंट के अंदर गाँव के अंदर, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो कि पानी से ही फैलती है, ठीक है, तो उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद के अंदर जो है हमने जो रेफरेंस बुक है, मैंने फर्स्ट के अंदर भी बताया आपको कि रेफरेंस के अंदर जो है आप वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के एस के घर की यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी इंजीनियरिंग रंगवाला सर की यूज़ कर सकते हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बीसी पूर्णिमा सर की यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी एस के घर साहब की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बीसी पूर्णिमा सर, JS बिरदी सर की कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ में इसमें जो रेफरेंस मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, इसमें रेफरेंस आप आंध्र प्रदेश की जो है एजुकेशन का डायरेक्टरेट का इंटरमीडिएट एजुकेशन का है, इसके आपके नेट पे बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं वो कि आपको मिल जाएंगी।
उसको आप जब आप देखेंगे इस चीज़ को अंदर तो आपको हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हम फर्स्ट इसमें आज के जो लेक्चर के अंदर जो है मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट जो 6 यूनिट है वो आपके वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर हमको क्या करना है कि वाटर सप्लाई के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि मिनिमम एज ए डिप्लोमा इंजीनियर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कि अगर आपको जेईएन बन जाते हो आप, ठीक है, तो जेईएन बन जाते हो तो आपको अगर वाटर सप्लाई या वाटर वर्क्स के अंदर लगा दें तो आपको ये काम इसके अंदर करने, जिससे कि पब्लिक की जो हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, आप पोर्टेबल वाटर सप्लाई कर सके, पीने योग्य पानी सप्लाई कर सके, और एक तरह से आप अपना काम जो है पूर्ण जिम्मेदारी और ईमानदारी से कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज का हम इंट्रोडक्शन यहीं करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट जो इसके यूनिट 7 से शुरू होती है उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।